Assalamualaikum students, I am Saba and I am here to teach you science. आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक द साइंस फैक्टर का चैप्टर नंबर 6 फूड एंड डाइट. चैप्टर के टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. आज हमारी कोशिश होगी कि हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू द बोर्ड. यूनिट नंबर 6 फूड एंड डाइट, अ टॉपिक जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. आज मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए रिकैप कर देती हूँ. तो इस टॉपिक में हमने पढ़े थे दो सब टॉपिक्स मेनली, जो कि थे बैक्टीरिया एंड फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. तो आई होप कि आपको याद होगा प्रीवियस लेसन से कि बैक्टीरिया एंड फूड के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो है वो खाने को किस तरह से कंटामिनेट करता है, हार्मफुल होता है या हार्मलेस होता है, और उसको खाने को कंटामिनेट करने से बचाने के लिए हम क्या क्या तरीके कर सकते हैं. जो दूसरी चीज के बारे में हमने बात की थी वो थी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, यानी जिसमें आप जीन्स को खुद मॉडिफाई करते हो या साइंटिस्ट जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, जो कि यूजुअली हम प्रैक्टिस करते हैं प्लांट्स के ऊपर. हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से उसका कोई अच्छा जीन निकाल कर दूसरे ऑर्गेनिज्म में यानी दूसरे प्लांट में फॉर एग्जांपल इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि उस दूसरे प्लांट में भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं जो पहले प्लांट में अच्छे हैं. इसकी एग्जांपल हमने आपको पिछले लेसन में दी थी कि आप क्या करते हो, अगर एक प्लांट बहुत अच्छे रेड टमेटोज को प्रोड्यूस करता है तो आप उसके जीन को लेकर एक ऐसे प्लांट में इंजेक्ट करते हो जिसके टोमेटोज उतने रेड नहीं होते. उससे क्या होता है, नया वाला प्लांट भी इनेबल हो जाता है उतने ही रेड टोमेटोज प्रोड्यूस करने के लिए. और ये साइकिल वहीं स्टॉप नहीं करती, बल्कि अब जिस प्लांट में आपने नया जीन डाला है उसकी सारी फ्यूचर जनरेशंस में भी वो जीन ट्रांसमिट होता जाएगा. आई होप कि इस छोटे से रिकैप से आपको पता चल गया हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, इस टॉपिक में हमने क्या कुछ पढ़ा था और क्या क्या नई चीजें सीखी थी, because that is very important for us to move further to the review questions. Yes, so what we're doing today is कि हम उस टॉपिक के सारे रिव्यू क्वेश्चंस को आंसर करेंगे मिलकर, and then some of them I will want for you to do on your own. चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन. Who was James Lind? What was he known for? I hope you remember कि मैंने काफी emphasis दिया था इसके ऊपर. Let's read the answer as well and then I'll explain. James Lind was a pioneer in the field of nutrition. He was known for discovering that scurvy could be cured by lemon juice. याद है जब चैप्टर का शुरू ही था उसमें हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होती है, द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट. और न्यूट्रिशनिस्ट की दुनिया में एक जो बहुत अहम नाम है वो है जेम्स लिंड का नाम. जेम्स लिंड वाज अ पायनियर. मैंने आपको बताया था पायनियर होता है रिप्रेजेंटेटिव या आइकन, या जो एक बहुत ही अहम नुमाइंदा होता है किसी फील्ड का. जेम्स लिंड एक बहुत फेमस न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ढूंढा कि एक जो बीमारी है जिसका नाम है स्कर्वी, उसका एक बहुत ही सिंपल क्योर है. उसके लिए मेडिकेशन या अलग अलग किस्म की थेरेपीज की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, लेमन जूस की. एंड दैट इज व्हाई ही बिकेम वेरी फेमस, क्योंकि स्कर्वी एक कॉमन डिजीज है जिसमें बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, बॉडी में फटीग हो जाती है, फीवर हो जाता है, एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इट. तो उसमें जेम्स लिंड वाज एबल टू कंट्रीब्यूट इन अ वे कि उसने बताया कि इसका तो एक बहुत ही सिंपल हल है कि आप अपनी डाइट में लेमन जूस को शामिल कर लें और उससे आपका स्कर्वी जो है वो क्योर हो जाएगा. सो दिस विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन. What is meant by food poisoning? Name the different bacteria that cause it. If you were kind enough to view the previous lectures carefully, तो आपने जरूर बार बार फूड पॉइजनिंग का जिक्र सुना होगा हमारे फूड एंड डाइट के चैप्टर में. एंड व्हाई डिड वी कीप ऑन मेंशनिंग इट? क्योंकि जो बैक्टीरिया और फूड का सब टॉपिक था उसके अंदर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया जो है वो फूड पॉइजनिंग की एक बहुत मेजर वजह है. अब इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको पता क्या है कि फूड पॉइजनिंग होती क्या है and what kind of bacteria are responsible for causing it. Let's move to the next board to answer this question. To answer the question कि food poisoning क्या होती है और ये कौन से बैक्टीरिया से कॉज होती है, we will read this answer. Food poisoning is an illness caused in people by eating contaminated food. It is not very serious but can have troublesome symptoms like diarrhea or vomiting. Some bacteria that cause food poisoning are Salmonella and E. coli. तो अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज कंटैमिनेटेड. अगर आपको याद हो प्रीवियस लेसन्स में मैं बार बार मेंशन करती थी कंटैमिनेटेड और उसके मीनिंग को. कंटैमिनेटेड का मतलब होता है किसी प्योर सब्सटेंस में एक इम्प्योरिटी को ऐड कर देना जो उस प्योर सब्सटेंस की क्वालिटी को खराब कर देता है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फूड के कॉन्टेक्स्ट में,
यानी प्योर खाना, सही खाना, खाने के लायक खाना जो होता है उसके अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटी ऐड हो जाए कि वो खाना खाने के काबिल ना रहे, तो हम उसको कहते हैं कंटामिनेटेड फूड। बाज़ औक़ात ये कंटामिनेशन बैक्टीरिया की सूरत में भी हो सकती है। अब होता क्या है कि फूड पॉइजनिंग उतनी सीरियस बीमारी नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसी इलनेस है जो तब होती है जब आप कंटामिनेटेड खाने को खा लेते हो विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। एंड वंस यू ईटन दैट फूड, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो खाना कंटामिनेटेड होता है, इम्प्योर होता है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर प्रॉब्लम्स कॉज करता है। उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं डायरिया यानी कि अ लूज स्टमक, या फिर वॉमिटिंग, फीवर, फटीग एंड मेनी अदर्स। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड यू कि कौन सा बैक्टीरिया है जो इस बीमारी की वजह बनता है, और हमने इसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन में बात की थी कि दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की हमने एग्जाम्पल्स दी थी, विच आर सैल्मोनेला एंड ई कॉली। इफ यू रिमेंबर, हमने इनकी डायग्राम्स ड्रॉ की थी, हमने प्रॉपर उनके बारे में सारे के सारे फीचर्स भी डिस्कस किए थे। ये दो बैक्टीरिया आपको मिलते हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस देमसेल्व्स। और जब आप खाने को ठीक से कुक नहीं करते, अंडर कुक्ड मीट या अनवॉश वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये आपकी बॉडी में चला जाता है और फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। इफ यू रिमेंबर, हमने ये तक डिस्कस किया था कि सैल्मोनेला पॉइजनिंग जो है वो सबसे ज्यादा मेजर कॉज है फूड पॉइजनिंग अमंग्स ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 3, suggest ways to avoid food poisoning. This was a topic discussed in very length. Some ways of avoiding food poisoning are cook food until it is extremely hot. If you would remember, I mentioned कि ज़रूरी है कि आप खाने को बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म करें। It's possible कि वो आपके खाने के लिए टेम्परेचर सही ना रहे, लेकिन आप फिर उसको वेट करें until it cools down or comes to a normal temperature जहाँ पे आप उसको खा सकें। But it is essential कि आप उसको अच्छे तरीके से गर्म करें। And can you recall why I said that? Take a minute to think. I hope you've guessed it. क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि जब आप खाने को बहुत अच्छे से गर्म करते हैं तो बैक्टीरिया उसके अंदर डाई डाउन कर जाता है, क्योंकि वो उस हीट को स्टैंड नहीं कर पाता, और उसके बाद वो आपको इस तरह से इफेक्ट या डैमेज नहीं पहुंचा सकता। Thaw frozen food before use. Thaw की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, to soften, to make it softer या नरम करना। तो जब आप फ्रोजन फूड निकालते हो, बजाय इसके कि आप उसको फौरन हीट करना शुरू कर दो, what should you do? You should wait for a while until it softens, और फिर उसके बाद आप उसको गर्म करें, क्योंकि अगर आप उसको डायरेक्टली हीट करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि बैक्टीरिया फिर से आपके खाने को रिकंटामिनेट कर सके, उसे एक अच्छा टेम्परेचर मिल सके दोबारा से ब्रीड करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। Do not heat food more than once. हमने इसके बारे में भी बात की थी कि खाने को एक से ज्यादा दफा गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप बार बार बैक्टीरिया को कंटामिनेट, डीकंटामिनेट और यहाँ तक कि अलग अलग टेम्परेचर्स को विथस्टैंड करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हो। आप बैक्टीरिया को अलाउ कर रहे होते हो कि उसको डिफरेंट टेम्परेचर मिले जिसमें वो आराम से सर्वाइव कर सके, या किसी ना किसी लेवल पे वो दोबारा से खाने को कंटामिनेट कर सके। इसलिए बेहतर यही है कि जब आपको हीटेड फूड की जरूरत हो, अव्वल तो यही है कि आप फ्रेशली कुक खाना लें और उसे फौरन खा लें, और बार बार उसे हीटिंग या फिर कूलिंग के लिए ना रखें। बट इफ दैट्स नॉट पॉसिबल, देन ट्राई कि आप उतनी ही क्वांटिटी दोबारा से लें जितनी आपको हीट करके जरूरत है, और बार बार उस खाने को आप हीट ना करें। वॉश हैंड्स बिफोर एंड व्हाइल हैंडलिंग फूड. This is a very important one that keeps coming up again and again because it is so essential कि आप बार बार अपने हाथ धोएं, खाना खाने से पहले ही नहीं, खाना हैंडल करते हुए भी। यहाँ तक कि खाना हैंडल करते हुए नहीं, जब उसके रॉ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं, यानी कि सब्जियां धो रहे हैं, मीट वॉश कर रहे हैं, ऑल दैट टाइम यू शुड मेक श्योर कि आप अपने हाथ साफ और धुले हुए रखें, ताकि कोई भी बैक्टीरिया आपके हाथों से आपके खाने में ट्रांसफर ना हो सके और आपको बीमार ना कर सके। I hope these points are enough for you to answer this question, but if they're not, हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है in the previous lecture जो हमने डिस्कस की हुई है, so you can always go back to that and understand कि और क्या क्या तरीके हैं जिनमें आप avoid कर सकते हो food poisoning by bacteria को। Now let's move to our third board to answer the remaining questions. What are GM foods? How are they produced? GM foods क्या हैं? Do you guys remember? Because there was an entire unit about it. Let's read out. GM foods are genetically modified foods. They have their genes altered or have new genes added to them. They are produced in the laboratory by taking genes from one organism and transplanting them in another. तो GM foods जो होते हैं वो genetically modified foods के लिए एक short form हमने use की हुई है, abbreviation हमने use की हुई है, और basically वो होते क्या हैं?
वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हमने उनके जीन्स को या तो ऑल्टर यानी या तो चेंज किया हुआ होता है या फिर नए जीन्स उनमें ऐड किए हुए होते हैं. सो बोथ ऑफ दीज टाइप्स आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स. अब वो प्रोड्यूस होते हैं लेबोरेटरी में. अगर आपको याद हो हमने इसके बारे में बात की थी कि अक्सर तो हम बैक्टीरिया से भी जीन ले लेते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम अदर प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिजम्स. होता यह है कि आप एक कोई सा ऑर्गेनिज्म लेते हो जिसके अंदर वो एक ट्रेट है. याद है हमने ट्रेट की भी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ट्रेट होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, एक खसूसियत. तो हम वो जीन जो हमें चाहिए, जैसे अगर हमें रेड टमेटोज वाला जीन चाहिए या फिर हमें एक ऐसे प्लांट का जीन चाहिए जो हार्श क्लाइमेट्स में जिंदा रह सकता है, तो हम उस प्लांट का जीन लेबोरेटरी में निकालते हैं और उस जो जीन को हमने निकाला हुआ होता है विद आवर यूज ऑफ आवर टूल्स, उसको हम फिर इंजेक्ट करते हैं दूसरे टूल्स यूज करके इन द प्लांट जिसमें हमने वो खसूसियत या ट्रेट शिफ्ट करना होता है. वंस वी हैव टेकन इट आउट फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांटेड इट इन अनदर ऑर्गेनिज्म, तो फिर क्या होता है कि जिस ऑर्गेनिज्म या जिस प्लांट में आपने वो जीन ट्रांसफर किया है उसके अंदर वो वाला ट्रेट डेवलप होना शुरू हो जाता है. वो प्लांट उस ट्रेट के साथ बड़ा होता है, बेशक वो ट्रेट रेडर टोमेटोज हों, बेहतर सब्जियां हों, हार्श क्लाइमेट्स को विथस्टैंड करना हो, तो वो प्लांट उस हिसाब से ग्रो करता है and then it becomes able to transfer that gene to its future generation. तो उस प्लांट से जब रिप्रोडक्शन होगी तो बाकी सारे प्लांट जो बनेंगे उनमें भी वही जीन प्रेजेंट होगा. I hope that you've understood the exercise, that you will finish it timely and you will finish it after you completely understand कि हम बात क्या कर रहे हैं और आपके concepts clear हैं. To see कि आपके concepts वाकई ही clear हैं, I have a little exercise for you जो कि आपकी बुक का ही पार्ट है. In your notebook page number 58. अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 58 पे देखोगे तो आपको ऊपर राइट साइड पे एक बॉक्स नजर आएगा जिसपे यही हेडिंग दी हुई है इन योर नोटबुक. बिलो दैट हेडिंग यू विल फाइंड दीज 2 क्वेश्चंस दैट आई वांट फॉर यू टू अटेम्प्ट योरसेल्फ. मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने आप को क्विज करें और इन दोनों क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. सो पॉज दिस वीडियो, गो अहेड, ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड देन कम बैक. So, I really hope कि आपने इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश की because after the lengthy discussion that we had, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे. But just for your help and just to see कि आपके answers actually accurate हैं या नहीं हैं, I will also explain these questions a little. Why must food be made free from bacteria? A very simple question after our discussion कि खाने को हमें बैक्टीरिया से इसलिए फ्री करना पड़ता है क्योंकि बैक्टीरिया has the ability to contaminate or impurify our food. और जब वो ऐसा कर देता है, हमारे खाने को कंटामिनेट यानी कि इम्प्योर कर देता है, तो हमारा खाना हमारे खाने के लायक नहीं रहता. एंड देन इट इज एबल टू कॉज इलनेसेस विद इन आवर बॉडी जिसको यूजुअली हम फूड पॉइजनिंग टर्म कर देते हैं. द सेकंड क्वेश्चन हियर इज हाउ कैन फूड बी मेड सेफ. ऑल्सो हमने इसके बारे में बार बार बात की है कि आप क्या क्या कर सकते हो. आप अपने खाने को अच्छी तरह से हीट कर सकते हो. यू कैन ट्राई वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर एंड व्हाइल हैंडलिंग योर फूड. आप कोशिश कर सकते हो कि आप अपने खाने को बार बार से हीट ना करो, सिर्फ एक ही दफा करो और आप उसको अच्छे से थॉ कर लो. अगर फ्रोजन फूड है तो आप उसको सॉफ्ट करके उसके बाद उसको हीट करो. हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ थिंग्स है दैट वी कैन डू, दैट यू कैन रीविजिट इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है. आप ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकेंगे फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन विद अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.